अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जिस एनालिटिकल टेक्निक को जो है वो डिस्कस करेंगे वो है क्रोमेटोग्राफी। इससे पहले हमने दो एनालिटिकल टेक्निक्स जो हैं उनको डिस्कस कर लिया है। एक है फ़िल्ट्रेशन और दूसरी है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आज हम अपना क्रोमेटोग्राफी का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी का अगर हम वर्ड देखें तो ये दो वर्ड से मिलके बनता है। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है क्रोमाटोस, ठीक है, जिसका मतलब होता है कलर्स, और एक ग्राफियन जिसका मतलब होता है राइटिंग, टू राइट। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कलर राइटिंग्स। ठीक है, और अगर हम इसको केमिस्ट्री की टर्म में बात करें तो ये एक इस तरह की एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम किसी भी कंपाउंड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं और देन उनको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारा कुछ किस बेसिस के ऊपर हो रहा होता है, वो उनके डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की बेस के ऊपर जो है वो हो रहा होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है ये अभी हम नेक्स्ट जाके जो है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है तो बिल्कुल इसी तरह का एक सेटअप होता है। ठीक है, एक हमारे पास बॉक्स टाइप जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसके अंदर जो है हम फ़िल्टर पेपर को जो है वो हैंग करते हैं। उसके अंदर हम एक सॉल्वेंट लेते हैं जो कि हमारे पास जो है वो मोबाइल फेस के तौर पे एक्ट करता है, और जो हमारे पास फ़िल्टर पेपर होता है उसके ऊपर हम एक स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एक कह लें कि एक स्टार्टिंग लाइन लगाते हैं, और उसके ऊपर जो है अपने कंपाउंड के जो है वो डिफरेंट जगहों पर डॉट्स लगा देते हैं। ठीक है, और फिर जब हम उसको जो है वो इस सेटअप के अंदर रखते हैं फ़िल्टर पेपर को, तो फिर वो जो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं कंपाउंड के, तो वो फिर जो है वो अपने इस स्टेशनरी फेज़ जो कि हमारे पास होता है फ़िल्टर पेपर, इसके अंदर जो है वो मूव करते हैं। तो इस तरह का ये जो है वो सेटअप होता है। और इसी तरह जो है वो अगर हम क्रोमेटोग्राफी को ये देखें कि इसके बेसिक कंपोनेंट कितने हैं, तो वो तीन होते हैं। एक होता है स्टेशनरी फेज़, दूसरा है मोबाइल फेज़, और थर्ड होता है सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स, मतलब वो वाले मॉलिक्यूल जिनको हमने सेपरेट करना है। तो स्टेशनरी मॉलिक्यूल फेज़ जो है वो जैसे कि मतलब सुनने में ही लग रहा है कि इस तरह की चीज़ जो कि मतलब साकिन है, वो हरकत नहीं कर सकती। तो ये इस तरह का फेज़ होता है जो या तो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा, और अगर ये लिक्विड होगा तो फिर ये किसी सॉलिड सतह के ऊपर जो है वो एड्जॉर्ब हुआ हुआ होगा। ठीक है, इसी तरह जो मोबाइल फेज़ है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह की चीज़ जो कि हरकत कर सकती है। जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये हम इसको ये हरकत कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ले जा सकते हैं। इसी तरह अगर PTCL फ़ोन होता तो हम कभी भी उसको मोबाइल फ़ोन नहीं कहते, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। तो मोबाइल फेज़ वो वाला होगा जो कि रनिंग फेज़ होगा। ठीक है, जिसको हम मोस्टली जो है वो सॉल्वेंट बोलते हैं। तो मोबाइल फेज़ जो होगा वो या तो लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर गैशियस कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो ये स्टेशनरी और मोबाइल फेज़ से। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं सब्सटेंसेस के, तो वो स्टेशनरी और मोबाइल फेज़ में जो है वो सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटीज़, मतलब कि या तो वो स्टेशनरी फेज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे या फिर मोबाइल फेज़ की तरफ। तो जिस तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उसी हिसाब से जो है उनकी सेपरेशन होगी। और जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कंपोनेंट्स की, वो एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की बेस के ऊपर जो है वो हो रही होती है। तो अगर हमारे पास मिक्सचर में कोई इस तरह का कंपोनेंट है जिसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, तो वो स्टेशनरी फेज़ के अंदर ही रहता है। ठीक है, और मोबाइल फेज़ जो है या फिर मूविंग फेज़ जो है वो उसके ऊपर से फ़्लो कर जाता है। इसी तरह अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसकी के की वैल्यू जो है वो लार्ज है, ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है कि वो मोबाइल फेज़ के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है और स्टेशनरी फेज़, और फिर जो है वो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर से जो है वो मूव आउट कर जाता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है K इज़ इक्वल टू concentration of a component in the moving phase over concentration of that component in the stationary phase। मतलब अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि distribution coefficient is actually the ratio between the concentration of a component in moving phase to the concentration of that component in the stationary phase। तो इस तरह हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो ये दो टाइप्स की होती है, एक होती है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी होती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो जो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है इसका जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है,
और जो सब्सटेंस होता है जिसको हमने सेपरेट करना है वो मोबाइल फेज़ से जो है वो सॉलिड फेज़ की सतह के ऊपर जो है वो एड्जॉर्ब हो जाता है। और सॉलिड सतह हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ होता है, ठीक है। और इसमें जो मोस्टली स्टेशनरी फेज़ जो है वो सिलिका जेल जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो इसकी एग्ज़ाम्पल है। और इसी तरह जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है वो लिक्विड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वो वाला सब्सटेंस जिसको हमने सेपरेट करना होता है वो स्टेशनरी और मोबाइल फेज़ दोनों के अंदर जो है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। और इसमें वाटर इन पेपर जो है वो इसकी एग्ज़ाम्पल है। वाटर इन पेपर कैसे कि मतलब जो हम अपना ऑर्डिनरी पेपर जो है इस्तेमाल करते हैं आम लिखने के लिए, तो उसमें भी जो है वो 10% वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसको जो है वो हम एज अ स्टेशनरी फेज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है वो आ सकती है। तो ये जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि जो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए इतना मटेरियल जो है वो इनफ है कि अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करते हैं। और पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ये एक्चुअल में पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की ही एक आप कह लें कि एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। और इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो लिक्विड होता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि इसमें जो है वो वाटर इन लिक्विड वाटर इन पेपर जो है इसके लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेशनरी फेज़। तो इसमें क्या होता है कि वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर की सतह के ऊपर वो तमाम वाटर के मॉलिक्यूल्स जो कि मोबाइल स्टेशनरी फेज़ के मतलब ऊपर जो होते हैं, ठीक है, वो मोबाइल फेज़ के अंदर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है। और मोबाइल फेज़ जो है इसके ऊपर से फ़्लो आउट कर जाता है। और इसके अंदर जो मोबाइल फेज़ होता है वो ज़्यादातर जो है वो ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड्स होते हैं, जिसमें एसीटोन, ईथर और अल्कोहल वगैरह जो है वो शामिल हैं। तो इसके अंदर यही वाला सेटअप होता है जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारे पास एक फ़िल्टर पेपर होता है, उसके ऊपर हम एक स्टार्टिंग पॉइंट लगाते हैं। यूजुअली जो फ़िल्टर पेपर होता है वो 20 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और जो हम स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग लाइन लगाते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर पे होती है, ठीक है। और उसके ऊपर जो है वो हमारे पास जो भी सोल्यूशन होता है जिसको हमने सेपरेट करना है उसके हम पॉइंट्स लगा देते हैं, ठीक है, उस लाइन के ऊपर। और उसको जो है वो किसी सॉल्वेंट के अंदर हैंग कर देते हैं और ऊपर से जो है उसको लिड से बंद कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जैसे जैसे जो है वो मोबाइल फेज़ मूव करता है तो सॉल्वेंट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने आप को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर जो है उनको रिटार्डेशन फैक्टर एक होता है, आप उसकी बेस के ऊपर जो है उनकी आरएफ वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो रिटार्डेशन फैक्टर क्या है कि ये एक्चुअल में एक रेशो होती है बिटवीन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम बेस लाइन टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। मतलब ये किसकी रेशो है, एक तो उस कंपोनेंट की कंपोनेंट है सबसे पहले, ठीक है, जिसको आपने सेपरेट करना है, ठीक है। पहले तो आपने उसका डिस्टेंस जो है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने उसको मेजर करना है, ठीक है। फिर उसकी रेशियो आपने किसके साथ लेनी है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो कितना मूव किया है, कि वो जो है आपने जो आपकी लाइन है स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, वहाँ से लेके जहाँ तक एंड पॉइंट पे गया है आपका सॉल्वेंट, वहाँ तक जो है वो आपने इसको मेजर कर लेना है, ठीक है। फिर इन दोनों वैल्यूज़ का जब आप जो है वो रेशो लेंगे तो वो आपका रिटार्डेशन फैक्टर होगा। तो इसी तरह अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो वो यही होगा कि आर एफ वैल्यू इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर फ्रॉम बेस लाइन टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। तो ये रिटार्डेशन फैक्टर होता है, ठीक है। और
ये सारा जो है वो क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड था। और अब जो है वो हम ये देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी जो है इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी जो है ये हमारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करना होता है, आइसोलेट करना होता है और प्यूरिफाई भी करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे ये हमारे पास जितने भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। और कोई भी सब्सटेंस है उनको प्यूरिफाई करने के लिए जो है उसके लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यही हमारा आज का जो है वो लेक्चर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।